हाँ जी, तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट आपके साथ क्या किया था यहाँ पर, कोई मुझे बता देगा लास्ट ने कहाँ तक पढ़ा था? शायद मैरिट्स, मैरिट डिमेरिट हो गए थे क्या पार्टनरशिप के? आई थिंक हमारे जो फीचर्स हैं, फीचर्स चल रहे थे, और फीचर में नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गया था। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप शायद मैंने नहीं बताया आपको, एज एफ आई बिलीव। एक बार बता दीजिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बताया था क्या मैंने आप लोगों को? मुझे ऐसा याद आता है कि मैंने नहीं बताया हो शायद। हाँ जी, तो आगे चल रहे हैं हम लोग अब। हमारे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप पर मुझे डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, आइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग, जो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है ना, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? देखिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर आइए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मतलब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है, उन्होंने उसे रिलेशन को क्या कहा कि वो एक ऐसा रिलेशन है। कैसा रिलेशन बताया उन्होंने? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है। म्यूचुअल यानी एक दूसरे की तरफ, दोनों की तरफ से। अब एजेंसी रिलेशन क्या है? ये एजेंसी वर्ड यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। इस एजेंसी का मतलब क्या है? इस एजेंसी का जो मतलब है वो है किस चीज से, मैं बताऊं आपको। ये है एजेंट से। दो टर्म्स हैं आपके पास, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, काफी नॉन टू एग्जाम्पल है, इजीली समझ में भी आएगी आपको उससे बात। देखिए जी, क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आपके पास, आपने सुना होगा नाम, एक है, कंपनी है या कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, शॉर्ट में उसे हम LIC बोलते हैं। तो जो LIC कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, LIC कॉरपोरेशन के अंडर में ना बहुत सारे एजेंट आते हैं। बहुत एजेंट मतलब काम करते हैं इनके लिए, एजेंट्स काम करते हैं। यानी हमें जो इंश्योरेंस देते हैं, हम इंश्योरेंस कराने जाते हैं ना, तो इंश्योरेंस जब कराने जाते हैं तो क्या होता है कि एजेंट हमें मिलता है। LIC कंपनी हमारे सामने नहीं आती। ठीक है। और उन्होंने फिक्स सैलरी पर लोग कम रखे होते हैं। ज्यादातर लोगों के पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कहा, वो क्यों ना कमीशन बेसिस पर लोगों को अपॉइंट कर लें कि भैया आप लोगों को बोलो इंश्योरेंस करवाएं हमसे, और जो भी आपके थ्रू जो इंश्योरेंस कराएंगे लोग, उसका हम आपको एक कमीशन देंगे अमाउंट का। तो अब LIC के में आपको इंश्योरेंस करा रहे हैं आप किसके थ्रू? थ्रू एजेंट। तो जितने भी इंडिविजुअल हैं, जो लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स जो हैं, ये इंडिविजुअल कह लीजिए, इसे इंडिविजुअल कह लीजिए आप, या एक और नाम दे सकते हैं, जनरल पब्लिक। जो जनता है, आम जनता है, ये इंश्योरेंस कैसे लेती है? ये एक डॉक्यूमेंट देता है एजेंट इनको, एक डॉक्यूमेंट देता है ये एजेंट। क्या दिया इसने? एक डॉक्यूमेंट दिया। डॉक्यूमेंट दिया ऑन बिहाफ ऑफ LIC। बिहाफ वाला वर्ड अभी पीछे याद होगा आपको, अभी हमने किया था ऑन बिहाफ ऑफ वाला वर्ड।
तो ये वाला जो बिहाफ पर मतलब क्या हो गया, इसने किसके बिहाफ पर, एलआईसी के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट दिया, किसको दिया, जनरल पब्लिक को दिया, यानी जिसने भी इंश्योरेंस कराया उसको डॉक्यूमेंट दे दिया। ठीक है, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट दिया तो हुआ क्या, इन्होंने अब इसके बदले इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन इंडिविजुअल्स ने एजेंट को पैसे दिए, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। इंश्योरेंस लेने के लिए हर साल कुछ पैसा देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप प्रीमियम यानी वो पेमेंट कर रहे हो तो जब कोई नुकसान होगा कंपनी भरपाई करेगी उसकी, अदरवाइज कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। इंश्योरेंस कंपनी आपको कब देगी पैसा बताइए, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, तो अब इस इंडिविजुअल ने एजेंट को पैसा दिया और यही पैसा एजेंट ने आगे एलआईसी को दे दिया, यही पैसा इसने आगे एलआईसी को दे दिया। और एलआईसी ने क्या किया, एलआईसी ने इसके बदले में एजेंट को क्या दिया, कमीशन दिया। अब यही कमीशन एलआईसी के लिए खर्चा है और एजेंट के लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुआ। अब ये तो मैंने बस वैसे कहानी बताई आपको, इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है, समझने वाली बात ये है कि एलआईसी ने समझने वाली बात यह है कि एलआईसी कंपनी ने क्या किया है, एलआईसी कंपनी ने एलआईसी कंपनी ने थ्रू इट्स एजेंट एलआईसी कंपनी ने थ्रू इट्स एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिक कर लिया, यानी जिसने भी इंश्योरेंस कराया है उनमें से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बीच में कौन आया इस चीज में, एजेंट आया, डायरेक्ट कंपनी नहीं गई। अब एक बात समझना, कल को अगर नुकसान होता है और क्लेम लेने आती है पब्लिक, तो पब्लिक किसके पास जाएगी, पब्लिक एजेंट के पास जाएगी या एलआईसी के पास जाएगी, पब्लिक जाएगी एलआईसी के। ध्यान से सुनना, नहीं एजेंट के पास नहीं, क्योंकि एजेंट क्या है, एजेंट तो किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है। जैसे अभी अकाउंट्स में किया था ना आपने, राम ने पैसा दिया शाम के लिए, तो उसमें से अगर नकली नोट है कोई, तो बाद में कल किसको पकड़ोगे, शाम को, भैया शाम तुम्हारा पैसा आया था इसमें नोट नकली था। तो एजेंट तो केवल मीडिएटर है। आप, मैं समझ सकता हूं कई बार आपको लगता है कि भाई मीडिएटर भी तो था ना, वो क्या कर रहा था। मीडिएटर इसमें ना साफ साफ टर्म्स लिखी होती हैं कि जो इंश्योरेंस है वो कौन कर रहा है, एलआईसी कर रही है। कोई नुकसान होगा आपका, कुछ गलती होगी तो एलआईसी की तरफ से मानी जाएगी। मैं तो केवल एक एजेंट हूं, मुझे इसके बदले में मेरे सर्विस के चार्ज मिलते हैं। ठीक है, जैसे आज के समय इलेक्ट्रॉनिक आपका एलजी का टीवी खराब हो जाता है, तो एलजी का टीवी खराब हो गया तो जिस दुकान से आपने टीवी खरीदा है ना, वहां से आप उसे कुछ करवाने जाओ तो रिपेयर वगैरह के लिए बोलो, कहो साहब हम तो केवल बेचते हैं ये, आप इसमें कोई तकनीकी समस्या है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो आप कंपनी का कस्टमर केयर पे कॉल करो, उनका टेक्नीशियन आएगा और इस चीज को रिपेयर करेगा। समझ रहे हैं। तो जो सेलर है, जो एजेंट है, वो तो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, बस हेल्प कर रहा है। तो यहां पे एजेंट हुआ। तो अब सुनो, यानी यहां पर जो एजेंट ने काम किया, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ किया, पब्लिक के साथ किया, किसके बिहाफ पर किया, एलआईसी के बिहाफ पर किया। ठीक है, ऐसे ही पार्टनरशिप में क्या होता है, ऐसे ही पार्टनरशिप में आपका कोई एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अगर बाहर कोई भी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए लायबल कौन है, सभी लोग हैं। कल को कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो ये पूरी पार्टनरशिप दोषी है। क्यों, क्योंकि सारे पार्टनर, पार्टनर बोलो ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे के लिए क्या है, ये तीनों एक दूसरे के लिए क्या है,
ये तीनों एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हैं। प्रिंसिपल कब बनते हैं ये? जब इनमें से कोई एक या दो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो उस समय ये प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो जब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एजेंट बन गए, तो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। तो जब भी एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रिंसिपल को मानना पड़ता है। तो यहां पे म्यूचुअली दे ऑल आर म्यूचुअली एजेंट ऑफ ईच अदर। एजेंट भी लिख लीजिए, साथ में प्रिंसिपल भी लिखना चाहे तो भी लिख लीजिए। भाई एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, यानी एक ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बाहर जाके तो बाकी सबको भी वो मानना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? मैंने एलआईसी से इसलिए समझाया कि एलआईसी का एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एलआईसी को मानना पड़ता है। क्यों? एजेंट ने एलआईसी के बिहाफ पे, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर काम किया है। ठीक है, बात बताइए, क्या समझ में आई ये बात? हाँ जी, आप पढ़िए इसको, आप पढ़िए इसको सारे बच्चे एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। क्या है एजेंसी का रिलेशनशिप, क्या है चीज, एक बार पढ़ लीजिए सारे। अगर ये बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। यस सर। ठीक है, इसीलिए जो आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें एक लाइन पढ़ी थी, देखो ये लाइन जो आई है, क्योंकि एक दूसरे के एजेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इसलिए बिजनेस जो है ना वो कैरी किया जा सकता है, सभी मिलकर भी कर सकते हैं या उनमें से कोई कुछ भी, सभी के बिहाफ पर एक्ट करते हुए, बिहाफ ऑफ अदर्स, उनके बिहाफ पर एक्ट करते हुए वो काम कर सकते हैं। उनके बिहाफ पर यानी उस समय वो प्रिंसिपल हो जाएगा और जो एक्ट कर रहा है वो एजेंट कहलाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वी आर कमिंग टू मेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इस पर हम आ रहे हैं आपके साथ। देखिए, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप में आप देखिए, सबसे पहले तो इसे बनाना बड़ा आसान है, इसका फॉर्मेशन बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, क्योंकि जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो भी कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो रजिस्टर कराएं, आप नहीं कराना चाहते तो ना कराएं। दो रजिस्ट्रेशन के कुछ फायदे हैं, वो हम चर्चा करेंगे आगे कभी। ठीक है, तो ऐसा ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। उसके बाद बैलेंस डिसीजन मेकिंग, कहता है जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो बैलेंस्ड होती है, मतलब सोच समझ कर डिसीजन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोल प्रोपराइटर में तो अकेला ही था। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन जरूर था वहां पर बैलेंस नहीं था कि किसी से सलाह वाला की हो, ठीक है ना, थोड़ा किसी से चर्चा की हो फिर डिसीजन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो वो पॉइंट नहीं था, वो यहीं पर है केवल। ठीक है, तो बैलेंस डिसीजन यहां हो पाता है। क्यों? एक दूसरे की सलाह आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो चर्चा हो सकती है उस पर। चलिए, आइए इसके बाद, बैलेंस डिसीजन के बाद लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्कुल
लार्ज फाइनल रिसोर्सेज तो आनी ही आनी है। सोल प्रोपराइटर में अकेला पैसे लगाने वाला होता था, कितने पैसे लगा लेगा, कोई ना कोई लिमिट तो होगी उसकी भी। अब जब एक से भले 2 3 4 5 7 8 2 50 तक है, ज्यादा पैसे आएंगे नहीं, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे नहीं उन सबके पास मिलकर, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे सर, बिल्कुल है। दूसरा, जो रिस्क था पहले वो अकेले शेयर करता था, सारा रिस्क अकेले बियर करता था सोल प्रोपराइटर। आज पार्टनर्स हैं तो उस रिस्क को सब में बांट दिया जाता है, सभी मिलकर रिस्क को बियर करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सीक्रेसी। सीक्रेसी की बात अगर सुने तो सीक्रेसी आपस में रहती है, मतलब एज कंपेयर टू सोल प्रोपराइटर तो इतनी सीक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां तो अकेला ही था, सारी बात उसी को पता थी। यहाँ अकेले को तो नहीं है, यहाँ इसके पार्टनर्स को पता है, बस बाहर वालों को नहीं पता। उसके जो अकाउंट्स है ना, उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अपने अकाउंट्स वगैरह दिखाए, पब्लिश करे कि भैया देखो हमारे ये अकाउंट्स है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीक्रेसी है, बट सोल प्रोपराइटर से कम है थोड़ी। ठीक है। देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ या डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहां भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि मैंने कहा पार्टनरशिप जो है यहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कल को बिजनेस में लॉस हो जाता है तो बिजनेस के नुकसान की भरपाई के लिए अगर आपके बिजनेस में जो लगाया पैसा वो कम पड़ता है तो घर से आपकी पर्सनल एसेट्स बेच के आपको पैसा देना पड़ेगा। ये बात अलग है कि सोल प्रोपराइटर के कम में यहाँ कंपैरिजन में लायबिलिटी थोड़ी कम है, बट है अनलिमिटेड, जितना भी नुकसान होगा सब मिलकर चुकाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है आप में से 3 में से एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ देने को नहीं है, तो फिर आप जो बच गए दोनों वो देंगे, इस नुकसान की भरपाई करेंगे, ऐसा भी होता है। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि लिमिट नहीं रखी ना हमने, ऐसा नहीं कहा कि भाई नहीं इसका हिस्सा तो यही देगा, ये नहीं दे पा रहा है तो आप दें। लिमिटेड रिसोर्सेज, कहता है कुछ भी कर लो पर लिमिट तो पार्टनरशिप में भी है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितने कर दिए हमने, कितने हैं, 50 मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनर्स। तो लिमिट तो हो गई ना कहीं कर। अब लिमिट हुई तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेंशन के लिए आपके पास नहीं 50 लोगों से तो आप पता नहीं क्या कर सकते हैं, नहीं। हाँ ठीक है, कुछ हद तक आप सोल प्रोपराइटर से बहुत आगे हैं, 50 गुना आगे हैं, ऐसा मान लेते हैं। बट 50 गुना आगे भी तो चीजें हैं, उसके बाद भी तो चीजें हैं, वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक लिमिट यहां पर भी है रिसोर्सेज की। ठीक है। कंपैरेटिवली लिमिट अनलिमिटेड है सोल प्रोपराइटर के हिसाब से, क्योंकि वहां तो अकेला ही था, यहाँ 50 लोग तो हो सकते हैं कम से कम साथ। बट 50 से ऊपर अगर देखने जाएं तो वहां फिर लिमिट आ जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला हम देखें तो अगली लिमिटेशन है कन्फ्लिक्ट। भाई आपको पता है इतने सारे पार्टनर हैं, अकेला था तो क्या झगड़ा था, सारे फैसले वो खुद लेता था, हर चीज के लिए जिम्मेदार खुद था, हर चीज को खुद की मेहनत होती थी। अब यहाँ एक पार्टनर कम काम कर रहा है तो दूसरा पार्टनर नाराज हो जाता है, एक पार्टनर ने आपकी बात नहीं मानी तो आप नाराज हो सकते हैं, झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स यहाँ ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये डीमेरिट है, नुकसान है एक पार्टनरशिप का। देन वी आर मूविंग नेक्स्ट। अब अगले पॉइंट पर अगर आप चलें तो अगला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक भी पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। 3 थे एक चला गया, अब 2 वाली नई पार्टनरशिप बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे हम। क्लास 12 में प्रैक्टिकली अकाउंटिंग, अकाउंट्स जो पार्टनरशिप है इस पर अकाउंटिंग सीखेंगे, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है आपके साथ। अभी तो सोल प्रोपराइटर चलेगा क्लास 11 में, तो पूरा क्लास 12 में आपके साथ पार्टनरशिप के बारे में भी करेंगे, कंपनी के लिए भी बातें करेंगे, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग वहां भी सीखेंगे। ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना आज नहीं होता इनमें। ठीक है ना, यानी कल को बात की जाए इनकी रिलायबिलिटी को लेकर तो इन पर विश्वास तो करते हैं पर इतना ज्यादा नहीं। क्यों?
क्योंकि इनकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं, ये बाहर जनरल पब्लिक को नहीं पता, वो इन्हीं को पता है। ये जो कह रहे हैं वो मानना पड़ रहा है, क्योंकि कोई लॉ की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि भाई आप जो अकाउंट्स बनाते हैं उसे ऑडिट करवाएं, पब्लिक डोमेन में डालें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूज़पेपर में छपवाएं, अपनी वेबसाइट पर डालें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका पैसा जो है, इनका निजी पैसा है वो। हाँ, इन 50 मैक्सिमम जो 50 लोग हैं, इनका पैसा है और उनको इस बारे में जानकारी है। तो बाहर वालों को क्यों बताना है इस प्रॉफिट लॉस के बारे में? बाहर किसी का पैसा ही नहीं लगा तो ये बताना क्यों है किसी को? इसलिए लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। पब्लिक इनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिखा पाती। रीजन वही है क्योंकि बाहर वालों को इनके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है। अगला एक और बात कहता है, जो म्यूचुअल एजेंसी है ना, यानी एक दूसरे का एजेंट है, इसका खतरा भी है। खतरा समझ में आ रहा होगा आपको? भाई मैंने जो काम किया एज एन एजेंट, एज एन प्रिंसिपल आप पर अप्लाई होगा, यानी आप पर लागू होगा। आपको उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया तो आपको भी मानना पड़ेगा उसको। तो अब ये म्यूचुअल एजेंसी के कारण रिस्क भी तो आता है। समझ रहे हैं? रिस्क आएगा या नहीं आएगा? पढ़ो जरा एक बार, सारे बच्चे पढ़ो इसको। ये लीजिए। सर एग्जाम्पल देना इसका एक। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया कोई, एक पार्टनर गया बाहर और किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर कर आ गया। ठीक है। मानो एक ये पार्टनरशिप फर्म है, हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से एक पार्टनर है, मानो फर्म का नाम है एक्स वाई जेड। इसमें 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। एक्स गया एक पार्टी के पास, मानो एक्स का, कौन मान ले, एक्स का कोई रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ एक्स है, एक्स का कोई रिलेटिव है, और वो रिलेटिव के पास जाके फर्म के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, जिसमें फर्म का नुकसान है। फर्म को पता नहीं है ये बात, फर्म को पता नहीं है। फर्म को तो इतना पता है भाई वो कॉन्ट्रैक्ट करके आया है, चलो कुछ काम के लिए करके आया होगा। पर यहाँ ये जो पार्टी है, ये एक्स का रिलेटिव है। एक्स का रिलेटिव है तो एक्स अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर कर आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनरशिप फर्म का एक्स के रिलेटिव के साथ, कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच में हुआ ना, क्योंकि एजेंट यहाँ पे ये एज एन एजेंट इन्वॉल्व था। बात तो माननी पड़ेगी सभी को, यानी एक्स वाई जेड को। तो बताओ, फर्म को इसका रिस्क बियर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? इसका रिस्क, ये खतरा जो है, ये बियर करना पड़ेगा क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है। बताइए। जैसे इन्होंने लिखा भी है, कहता है कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर जो है ना, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, और उसमें सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स जो हैं, लॉस सफर कर सकते हैं, क्योंकि मानना तो पड़ेगा, बाइंडिंग ऑन ऑल होगा। क्या बात समझ में आई? बताइए जी। सर इसमें वन पार्टी और फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी तो आता है कि एक पार्टनर और एक दूसरी जिनके साथ वो बातचीत करे। थर्ड पार्टी इसमें कौन सी होगी फिर? देखो, इसमें आपके पास 3 पार्टी हैं। 3 पार्टी हैं, कौन कौन है देखिए। देखिए, एक तो ये हो गया, एक पार्टी ये है, एक पूरी, सॉरी, एक थर्ड इसे ले रहे हो तो ये एक पार्टी ये ले लो। वैसे थर्ड इसको लेना चाहिए क्योंकि उस समय डील करते समय ये है खुद।
एक पार्टी हो गई। ये पार्टी तो तीन है, क्योंकि फर्म, ये तो फर्म है ना, ये फर्म है, ये पार्टनर है, और ये आउटसाइडर है। तीन लोग हो गए इन्वॉल्व। तो देखो, सर आपने इसमें कैसे किया कि ये सेकंड पार्टी और ये थर्ड पार्टी ऐसे? मैंने ऐसा इस तरह नहीं डाला, मैंने किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले लिया। अगर आप वैसे मानते हैं ना, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज क्या है। यहाँ मैंने इस तरह से कैटेगराइजेशन नहीं रखा कोई कि यहाँ फर्स्ट पार्टी। वैसे फिलहाल मैंने ऐसे देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने गया है इनके साथ, तो इनका तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें ये थर्ड पार्टी जो है ये इंटरफेयर, ये इन्वॉल्व हो गई अपने आप। किस कारण हो गई? क्योंकि ये एजेंट की तरह गया, एजेंट की तरह गया, तो इसके कारण ये भी इन्वॉल्व हो गया। थर्ड पार्टी ऐसी पार्टी होती है जिसने अभी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट उसके कारण इंपैक्ट आ गया उस पर। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करने गया? एक्स गया, बट क्योंकि बिहाफ ऑफ फर्म गया है, तो ये आ गया बात। अगर देखें एक्चुअलिटी में, इसमें एक दूसरे तरीके से देखो तो हुआ क्या। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो किसके बीच में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है फर्म के बीच में, फर्म एंड थर्ड जो आउटसाइडर के बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। पर करवाया किसने है? तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखो तो ये फर्स्ट पार्टी है और ये सेकंड पार्टी है, और करवाने वाला कौन है? एक पार्टी और है, थर्ड पार्टी, जिसे यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे रख सकते हो। ठीक है ना? तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, वहां देखेंगे आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने आपके साथ क्या पढ़ा जी? आपके साथ हमने पढ़ा कि क्या फायदे हैं पार्टनरशिप फर्म के, क्या नुकसान है, इन चीजों को गो थ्रू किया है हमने। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पर। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ना, आपको याद है हमने वो हुंडी में किया था, दर्शनी हुंडी। मतलब जिसमें जो जब पैसे दर्शन होंगे, मतलब वो व्यक्ति आएगा पैसे मांगने, तब देंगे। एक मुद्दत मुद्दत की बात आई थी, मतलब टाइम वाली बात आई थी, कितने समय बाद देंगे। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, कुछ चीजें क्लासिफिकेशन है। तो कहता है पार्टनरशिप एट विल। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में कहता है अपनी इच्छा पर है, जब तक मन करेगा ना तब तक चलाएंगे इसको। ये क्या हो गई? एट विल हो गई। इसके बाद एक पार्टनरशिप फर्म होती है फिक्स पीरियड के लिए। हमने 4 साल के लिए फर्म बनाई है, तो 4 साल बाद खत्म कर लेंगे उसको। 4 साल के फिक्स पीरियड के लिए बनी है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनी हो, किसी खास मकसद से, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनी हो। ठीक है कि भाई हमने ब्रिज बनवाना है और इसे हम दोनों मिलके बना रहे हैं, ब्रिज बन जाएगा उसके लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, ब्रिज बन जाएगा पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई। और ये पार्टनरशिप कैसे बनी थी? इनका क्लासिफिकेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कितने समय के लिए बनी है, ये क्लासिफिकेशन था। एक और भी तरीका है क्लासिफिकेशन का पार्टनरशिप में। पहले ये देखो, ये तीनों क्लियर है क्या? पहले इन्हें देख लीजिए, फिर आगे चले। समझ में आया ये ड्यूरेशन वाला? एक बार देखिए, फिर आगे चलते।
चलते हैं, अब आगे चल रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन का ही है, और वहां पे जो लायबिलिटी पर के बेसिस पर, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये लायबिलिटी के बेसिस पर है, यानी किसकी कितनी लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है सुनिए, एक तो है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप यानी नॉर्मल वाली पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। एक पार्टनरशिप ऐसी भी होती है जहां लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो 2008 वाले एक्ट की बात कर रहा है। ये जो जनरल वाला है ये 1932 वाला एक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरल कुछ नहीं बोला जाए तो पार्टनरशिप ये है, स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि नहीं पार्टनरशिप एक्ट 19 नहीं पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर हुई है पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर हुई है, तो ये माना जाएगा। क्लियर है बात ये? तो दो तरह की लायबिलिटी के बेस पे दो तरह की पार्टनरशिप होती हैं। एक जनरल पार्टनरशिप जहां पर लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा कि भाई ड्यूरेशन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करोगे आप, या फिर आपको लायबिलिटी के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करोगे। ये पार्टनरशिप की बात हुई थी। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर पर आते हैं हम लोग। ठीक है, कि पार्टनर कितने कितने टाइप के हो सकते हैं उसे सुने। ठीक है, चल सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर पर हम। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। नाम समझते हैं, एक्टिव है मतलब इन्वॉल्व है काफी। सो एक्टिव पार्टनर्स पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस को संभालने में वो पार्टिसिपेट करता है। उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, और कंट्रीब्यूट करता है वो कैपिटल बिजनेस में, यानी पैसा भी लगाता है बिजनेस में। ठीक है, और साथ में पैसा लगाता है तो वो शेयर भी लेता है प्रॉफिट या लॉस में जो है बिजनेस का। ठीक है, ये ऑफ द कंपनी मत लिखिएगा, ये लैंग्वेज गलत लिख दी, ऑफ द फर्म लिख लीजिए इसे। कंपनी में पार्टनर नहीं होता, कंपनी मेंबर होता है। शायद वो गलती से वर्ड टर्म गलत लिख गई, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा होता है जी एक्टिव के बाद स्लीपिंग पार्टनर, सोता रहता है, यानी कोई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इससे ज्यादा। कहता है पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, दे दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविटीज हो रही है ना किनकी, अदर एक्टिव पार्टनर्स की, उनसे बाउंड है, यानी जो फैसले लेते हैं वो इन्हें भी मानने पड़ेंगे। दीज पार्टनर कंट्रीब्यूट, कैपिटल लगाते हैं और प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं। ठीक है, और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस इसमें दिक्कत एक ही चीज आई, क्या चीज चेंज थी, एक तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और दूसरा इन्हें बाकी लोगों की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बात तो दूसरे में माननी पड़ती है सभी की, सब मिलकर फैसला लेते हैं, बट ये फैसला लेने में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। बिजनेस को चलाने में, मैनेज कैसे होगा बिजनेस, उसके लिए पार्टिसिपेशन नहीं होता इनका। ठीक है, फैसला लेना नहीं, चलाने की बात कही मैंने, सॉरी। हाँ, इसके बाद सीक्रेट पार्टनर, नाम देखो, सीक्रेट पार्टनर है। कई बार होते हैं ना, मैं पार्टनर तो हूं पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नाम नहीं आएगा, तो वो देखिए, कहता है वन हुज एसोसिएशन या रिलेशन इज नॉट नॉन टू आउटसाइडर, यानी बाहर वालों को नहीं पता होना चाहिए मैं पार्टनर हूं। वैसे मैं पार्टनर हूं, मेरा हिस्सा है आपके यहाँ पे, मैं पैसा लगा रहा हूं, जो भी चीजें हैं, बट बाहर वालों को पता नहीं लगना चाहिए इस बारे में। वो कैसा पार्टनर कहलाता है, सीक्रेट। तो वो कैपिटल भी लगाता है, पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, और लायबिलिटी तो इसकी भी अनलिमिटेड ही है। ठीक है, बताइए। अच्छा, इसके अलावा एक पार्टनर होता है नॉमिनल। नॉमिनल वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ है। मैंने जब ब्रिटिश सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहां बोला था नाम मात्र के लिए।
केवल नाम के लिए, कोई काम का नहीं है, नाम नाम दे रखा है। ठीक है, कहता है नॉमिनल पार्टनर डू नो पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स, कहता है रियलिटी में नहीं है, केवल नाम के लिए हो। ना ही वो कोई कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, ना ही पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, ना ही उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि पार्टनर है ही नहीं है। इसने तो बाहर वालों को दिखाने के लिए पार्टनर बना हुआ है, बस बिजनेस की अच्छी इमेज रहे, इसलिए उन्होंने, लोगों ने बोला कि साहब बाहर वाला कोई पूछे तो आप बोल देना हमारे पार्टनर हो आप। उसने कहा ठीक है। ठीक है, डू नॉट गेट एनी शेयर इन प्रॉफिट्स, वो अपना केवल नाम देते हैं, अपनी रेपुटेशन देते हैं ताकि फर्म को बेनिफिट मिले। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया है तो ही इज लायबल टू आउटसाइडर्स फॉर द डेट्स विच आउटसाइडर्स हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग ही इज अ पार्टनर। यानी उसकी, उस पर विश्वास करके किसी ने फर्म को कर्जा दे दिया, उसके पैसे अटक गए किसी बाहर वाले के, उसके लिए लायबल है, क्योंकि भैया आप पर विश्वास रख के हमने दिए हैं पैसे, तो ना आप तो नाम के लिए थे या कैसे थे हमें नहीं पता, आप हमारे लिए तो पार्टनर थे, तो हमारा पैसा तो आपको दिलवाना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? बताइए। यस सर। नॉमिनल के बाद, अब नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल के बाद कह रहा हूं, नॉमिनल में ना दो तरह के नॉमिनल पार्टनर है, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या है दोनों, एक बार पढ़िए आप, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। एक बार पढ़ लीजिए, फिर समझा मैं दूंगा अच्छे से, देखिए कितना समझ में आता है। चलिए समझाता हूं मैं क्या है पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सुनिए, कहता है द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर, पर्सन एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स, खुद कहता है, उसके कंडक्ट से पता लगता है, खुद बोल रहा है या ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो पार्टनर है, देन ही इज नॉन एज अ पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, वहीं दूसरा, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ अ पार्टनर, जो अपने आप को पार्टनर नहीं बोलता, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्शन भी नहीं करता, व्हेन अदर कॉल हिम ए पार्टनर इन द फर्म, दूसरे जब बुलाते हैं उसे पार्टनर उस फर्म का, तो मना भी नहीं करता। तो ये तो होल्ड कर रहा है उस चीज को, हाँ मैं ओके, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करने का मतलब, वो उस चीज को होल्ड कर रहा है, कहता है ठीक है ओके है। और दूसरे में बाय एस्टोपल क्या है, वो ऐसे बोलता था कि मैं पार्टनर हूं, अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से वो क्लियर करता था। तो ये दो तरीके के पार्टनर हो सकते हैं नॉमिनल, नाम के लिए, नाम वाले पार्टनर। एक तो बोल बोल के बता रहा है मैं पार्टनर हूं, ठीक है, बाय एस्ट्रोपल। एक कहता है नहीं, कोई मैं नहीं बोलता मैं पार्टनर हूं, पर कोई बोलता है तो मैं मना नहीं करता, तो बाय होल्डिंग आउट, मैं उस बात को होल्ड कर रहा हूं कि ठीक है, डन। आई बात समझ में? चलिए अब एक काम करते हैं,
यहाँ तक हम इसे वाइंड अप करते हैं। इसके आगे का पार्ट हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। माइनर पार्टनर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का अच्छे से आप पढ़िए एक बार और इनके नोट्स बनाइए अपने वर्डिंग में, अपनी लैंग्वेज में। देखिए मैं भी पूरा कंटेंट आपके सामने नहीं पढ़ता, क्यों? जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान होने चाहिए, बाकी कहानी आप खुद बना सकते हैं, एग्जाम्पल अपना दे सकते हैं। पढ़ ली पूरा जी, रीड सारा कीजिए, जब नोट्स बनाते हैं तो कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ओनली कीवर्ड्स। चलिए, तो फिर आज के लिए सेशन बंद कर सकते हैं क्या हम लोग?